कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। स्मॉल टी सेग्रीगेशन। कल तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सेल साइकिल और टर्मिनोलॉजीज, है ना, ये दोनों के ऊपर डिस्कस किया था कि किस तरीके से सेल जी नॉट फेज में आती है, फिर जी1 फेज में जाती है, एस फेज में डुप्लीकेशन होता है, किस तरीके से उसके सेल के जीन और क्रोमोसोम्स इन सालों में मैनिपुलेशन था, जो भी था सारा चीज हम लोगों ने सीक्वेंस देखा था, टर्मिनोलॉजीज पूरी क्लियर थी। आज हम लोग करेंगे मेंडलिज्म के बारे में, मेंडल की कहानी के बारे में, जो मेंडल के बारे में आप लोगों को जानना है। स्टार्ट करते हैं। तो मेंडलिज्म में क्या है, हम लोगों को मेंडल की पूरी स्टोरी समझना है। ठीक है, मेंडल भाई साहब 1822 में पैदा हुए, ठीक है, 1822 में, और 1884 के अंदर ये एक्सपायर हो गए। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई? 1884 में। ये सिलसिया गांव में पले बड़े थे, है ना, एक बहुत साधारण सा गांव था जहां के किसान इनके फादर थे, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करा करते थे। ये ना तो कोई साइंटिस्ट थे ना कुछ थे, लेकिन आगे जा करके ये जो मेंडलिज्म, मेंडलिज्म मतलब मेंडल की कहानी जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मेंडल जो है आगे जा करके फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाने लगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स। सोचने वाली बात है, बायोलॉजी की सबसे एडवांस ब्रांच जेनेटिक्स के फादर मेंडल एक सबसे पुअर फैमिली के थे, और जो मरने दम तक कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक साधारण सा इंसान था जिसका दिमाग बहुत तेज था, जो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखता था। ये 1822 से 1884 तक जिए। इनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि 10th क्लास तक ये तो पढ़ लिए, उसके बाद इनके पापा ने कहा कि घर पे खेती करो। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, अब हम आगे पढ़ा नहीं पाएंगे। अब सबके साथ जिनके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो यही सोचते हैं कि अगला अप्रोच है बच्चे भी उसके साथ लगे, क्योंकि माँ बाप कब तक करेंगे। लेकिन मेंडल घर छोड़ के भाग गए शहर में, और वहां पे एक चर्च था, उस चर्च के अंदर वो जा करके रहने लगे, है ना। ऑगस्टियन मोनेस्ट्री करके शायद कोई चर्च था, उस चर्च के अंदर वो रहना शुरू किया। वहां पर एक गार्डन रहा करता था, उस गार्डन के अंदर ये खेती करते थे, वो भी मटर की। किसकी? मटर की, है ना। तो ये मेंडल जो है एक प्लांट लेते थे, उस प्लांट का नाम है गार्डन पी, है ना, गार्डन पी। इसको कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पी के नाम से बुलाते हैं, मटर। बेटा मटर में कई कैटेगरी है। मेंडल ने किस पे वर्क किया था? गार्डन पी पे, और इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका समझना। अगर जब इस साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है तो 2 वर्ड्स में जो रहते हैं, है ना, उसमें पहला लेटर पहले वर्ड का कैपिटल, दूसरा लेटर दूसरे वर्ड का स्मॉल होना चाहिए। और अगर मैं हाथ से लिख रहा हूं तो ये सेपरेटली अंडरलाइन में करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें पेपर में प्रिंटेड मिलेगा तो ये अंडरलाइन नहीं मिलेगा, ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। पाइसम सटाइवम यानी कि गार्डन पी, जिसके ऊपर इन्होंने वर्क किया, और इन्होंने अपनी बातों को एक नॉर्मल सी मैगजीन के अंदर पब्लिश किया 1865 के अंदर। कब किया था? 1865 में इन्होंने पब्लिश किया। तो इतनी बात क्लियर है। ये पाइसम सटाइवम के ऊपर इन्होंने काम किया, गार्डन पी जिसका नाम था। और उसके बाद ये 1865 से लेके 1866 में, है ना, देखो साल कंफर्म नहीं है लोगों को, है ना, कोई 1865 खाली कहता है, कोई 1866 कहता है। इसी के दरमियान इन्होंने अपने मैगजीन को पब्लिश किया था। इनमें से अगर कोई एक डेट पकड़ना है तो 1865 पकड़ना। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जगह पे पाया जाता है यही डेट। तो 1865 से 1866 में इन्होंने अपनी मैगजीन में पब्लिकेशन किया कि भैया हमने जो है कुछ चीजों को ढूंढना है। वो जो भी चीजें उन्होंने ढूंढी थी उन्होंने मैगजीन में बता दी, लेकिन उनकी बातें पब्लिश तो हुई, लेकिन लोगों ने उतना ज्यादा, कोई कोई क्यों तवज्जो देगा तुम्हारी बातों पे? तुम आम इंसान, छोटे से इंसान, चर्च के अंदर काम करने वाले, तुम्हारी बातों को कोई पब्लिश क्यों करेगा? तो इनकी बातों को लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया, है ना। अच्छा, यही सेम बात जो मेंडल की थी, मेंडल की उस टाइम पे, जिस जनरेशन में वो मेंडल था, उस टाइम पे एक और साइंटिस्ट था जो बहुत ही ज्यादा फेमस था। उस फेमस साइंटिस्ट का नाम अगर मैं बताऊं तुम्हें, तुम सब जानते हो, वो और कोई नहीं बल्कि है चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन। अब डार्विन का नाम तुम सबने सुना होगा, क्योंकि इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। तो ये भाई साहब उस वक्त बड़े फेमस चल रहे थे, जैसे न्यूटन बाबा बड़े फेमस है अपने फिजिक्स के दुनिया में, वैसे ही उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन बड़े फेमस थे। अब चार्ल्स डार्विन ने मेंडल, अब खुद सोचो, कोई एक बहुत बड़ा इंसान है, उसकी चर्चे दुनिया भर में हो रही है। मेंडल जैसा कोई आम इंसान जो कि गांव में रहने वाला, है ना, गरीब इंसान, उसकी बातें कोई क्यों सुनेगा? और उसने जिस मैगजीन में पब्लिश कराया था वो भी बहुत ज्यादा नामी मैगजीन नहीं थी। तो भाई मेंडल अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए कि कहीं किसी तरह से मेरी बातों को पब्लिश कर दिया जाए, ये एक साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल नगेली। क्या नाम था?
कार्ल नगेली, है ना, नाम जितना नगेली वाला काम भी उतना नगेली वाला, उसने जानबूझ के एक ऐसा प्लांट दिया हाइरेशियम करके, याद नहीं करना नाम, ना कार्ल नगेली ना हाइरेशियम, एक टोबैको प्लांट उन्होंने दिया जिसकी मदद से उन्होंने बोला कि यार जितना भी तुमने रिजल्ट दिया है वो इसके अंदर दे करके दिखाओ, देखो सही होता है कि नहीं। तो जब मेंडल ने उस पे किया तो उनको रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। कैसा मिलता है? नेगेटिव मिलता है। भाई साहब, पहली चीज तो रिजल्ट था क्या, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया। अब मेंडल ने अपनी पूरी पब्लिकेशन को ऐसे पकड़ा, उठा करके साइड कर दिया कि ये सब कुछ मोह माया है, और वो निपट गए 1884 में। मतलब उनका करा जरा सा भी नाम नहीं हुआ, कोई भी उनका लॉ नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई फादर कुछ भी नहीं, वो मर गए। और उसके बाद 1900, है ना, 1900 में, 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं, है ना, मैंने पीछे लिख रखा है वैसे, है ना, 1900 में ये 3 साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगो डेवरीज, कार्ल कोरेंस और टिशनबर्ग। ये तीनों साइंटिस्ट मिल करके मेंडल की इन्हीं पब्लिकेशन को, जो मैगजीन थी, उसको वापस निकलवाते हैं, पढ़ते हैं कि यार ये बंदे ने जो लिखा था कुछ काम का लिखा था। जब इन्होंने उसके ऊपर स्टडी की तो पता चला कि यार इसने जो बातें कही थी, बड़ी ही सॉलिड बातें कह दिया इसने। और ये जो सॉलिड बातें थी, अब इन लोगों ने उसको पब्लिश कराया, और पब्लिश कराने के बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। वो तीनों लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर मेंडल ने अपनी पब्लिकेशन में लिखवाया क्या था, उस मैगजीन में छपवाया क्या था, उनका रिजल्ट क्या था। तो मैं अब एक चीज बता दूं तुम लोगों को, एक चीज बता दें, मेंडल भाई साहब, जिसको आज हम लोग जीन बोलते हैं, मेंडल उसको पहले अपने टाइम में फैक्टर बुलाया करते थे। क्या बोलते थे? फैक्टर। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? देखो, मेंडलिज्म जो मैंने लिखा था ना, मेंडलिज्म, ये मेरा कहने का मतलब है कि ये एक पीरियड है, एक एरा है, एक वक्त है, एक ऐसा वक्त कि इसके बाद, इसके पहले का वक्त एक आया और एक इसके बाद का आया, मेंडलिज्म पीरियड। मतलब कि मेंडल की बातें जब फॉलो होने लगी, उससे पहले, बिफोर मेंडलिज्म, क्या होता था, एक थ्योरी चला करती थी, बड़ी ही फेमस थ्योरी थी। इस थ्योरी को भी याद नहीं करना, सुन लो, इसको कहते थे थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब ये थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या था, एक बार सुन लो, उसके बाद हमें ये समझ में आएगा कि भाई मेंडलिज्म ने ये वर्ड फैक्टर दिया किस लिए था। लॉ, ये जो इनहेरिटेंस की थ्योरी थी ना, ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इसमें ये कहा जाता था कि जो भी पैटर्नल साइड से है ना, जो भी पिताजी के साइड का कैरेक्टर है, जो भी माताजी के साइड का कैरेक्टर है, वो एक लिक्विड के फॉर्म में, है ना, एक एक लिक्विड के फॉर्म में, ऐसे ही माताजी के साइड का जो कैरेक्टर है वो भी एक किस्म के लिक्विड के फॉर्म में। अब ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो जाती है, जब मिक्स हो जाती है तो ये कॉमन लिक्विड बनाती है, और वो कॉमन लिक्विड एक खास किस्म का रिजल्ट देता है, वही रिजल्ट हमारे अंदर नजर आता है। मतलब पहले के लोगों को नहीं पता था कि कोई डीएनए है, पहले के लोगों को नहीं पता था कि कोई आरएनए है, कि कोई चीज अच्छी चीजें है, वो तो बस सोचते थे कि कुछ ऐसा है हमारे अंदर जो मिक्स हो जा रहा है दूसरे वाले के खून से, यानी खून आपस में मिक्स होकर के एक मिक्स ब्लड दे रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो माता जी के और पिताजी के दोनों के कैरेक्टर को रखते हैं। ब्लेंडिंग मतलब मिलाना, तो यही ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोला जाता था पहले वाली थ्योरी को, जो कि गलत थी, सरासर गलत थी। मेंडल ने यही कहा, मेंडल ने यही कहा कि तुम लोग खुद सोचो, इनके हिसाब से जो इनकी थ्योरी थी वो ये कहती थी कि अगर तुमने रेड कलर को व्हाइट कलर के साथ मिक्स किया तो मिलने वाला पिंक कलर होगा, पिंक कलर होगा। अब इसी पिंक कलर को तुम किसी व्हाइट कलर के साथ फ्यूज करो, तो इनका ये कहना था कि पिंक और व्हाइट के बीच का कुछ होगा, जिसको आजकल की लड़कियां बेबी पिंक बोलती हैं, है कि नहीं? बेबी पिंक, तो ये बेबी पिंक हो जाएगा, है ना। तो अब मेंडल का ये कहना था, ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेंडल ने क्या बताया कि ये जो कैरेक्टर रेड वाला था और ये व्हाइट वाला था, ये तुमने बताया कि वो खत्म हो गया, वो मिक्स हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सेपरेटली मौजूद है, सेपरेटली मौजूद है डीएनए के फॉर्म में। और उसी डीएनए को, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि एक फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो रिलीज होके जाता है हमारे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, पर वो मिक्स नहीं होता है, या तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या तो नहीं करेगा, पर मिक्स नहीं होता है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं होता। तो ये बड़ी सॉलिड बात इन्होंने कही थी। अब इनकी बातें समझते हैं डिटेल में। देखो, मेंडल ने
कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, मैं तुमको डायरेक्टली दिखा दूं। ये सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, है ना, और प्लांट हाइट, कुल मिलाकर के 7 हो गए, ठीक है। मैं इसको ला करके दिखा देता हूं जल्दी से, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ मेंडल। आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी। एनसीईआरटी का फिगर अगर मिल जाए तो बड़ी मजा आ जाए यार। एनसीईआरटी चच्चा अपनी फिगर नहीं देती हैं जल्दी। हाँ, ये एनसीईआरटी का इसी की तरह है। इन्हीं की बातों से देख लेते हैं यार, है ना, जिनका भी है, हमने थोड़ा सा कंटेंट चुरा लिया है। सुनो, पहला सीड शेप या तो राउंड हो सकता है या तो व्रिंकल हो सकता है, देखा होगा ऐसा मटर का दाना, ठीक है। सीड कलर या तो फिर येलो होगा या तो फिर ग्रीन होगा, देखा होगा ये भी दोनों तुम लोगों ने। फ्लावर का कलर या तो व्हाइट हो सकता है या तो वॉयलेट हो सकता है, या तो व्हाइट या तो वॉयलेट। फिर पॉड का शेप या तो एकदम फुला हुआ होगा या तो एकदम, देखा होगा, रिंकल्ड, है ना, चपटा हुआ, कंस्ट्रिक्टेड। फिर पॉड का कलर या तो ग्रीन हो सकता है या तो येलो हो सकता है। फिर फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल हो सकती है या तो टर्मिनल हो सकती है ना। अब टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। कॉन्ट्रास्टिंग क्यों बोला जाता है? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है या तो आर या तो पार, कोई बीच वाली बात ही ना हो, है ना। अगर मैं कोई चीज को ऑब्जर्वेशन करने जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं गया मार्केट में, मुझसे कहा जाएगा कि जाओ पेन लेकर के आओ, है ना, तो मुझे या तो रेड मिलेगी या तो ब्लू मिलेगी, है ना, बीच वाला कुछ नहीं मिलेगा। अब वो बात अलग है कि मार्केट में प्रजातियां कहीं आती हैं, बहुत अलग अलग प्रजातियां आती हैं। या तो मैं ये जाकर के बोलूं कि यार मेरे स्कूल में रेड व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म है, मैं मार्केट में गया, वहां पे 2 कलर की शर्ट पाई गई, ब्लैक कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की शर्ट। ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब कि सिर्फ यही दोनों ही पाई जा रही है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई तीसरा कैरेक्टर भी पाया जा रहा है कि भाई ब्लैक और व्हाइट मिक्स होकर के ग्रे भी तो मिलेगा, है ना, तो वो हो जाता है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है। तो जो मेंडल ने चूज किया था, हालांकि पूरे पूरी पूरी नेचर में सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग के केस एक्सिस्ट नहीं करता, लेकिन कह सकते हो कि मेंडल की किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने जो 7 कैरेक्टर चूज किए वो 7 के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और 7 के 7 इतने बेहतरीन तरीके से मेंडल की बातों को सेटिस्फाई कर रहे थे कि अगर यही बातें किसी और प्लांट के ऊपर हम लोग करते तो मेंडल गलत हो जाता। मेंडल की किस्मत थी कि उसके सारी बातें इसके ऊपर सही हो गई, ठीक है। तो ये हो गई मेंडल के बारे में कि इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स को लिए थे। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने बताया, तो हाँ, अब आते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल ने जो है 3 लॉ दिए थे। एक्चुअल में देखा जाए तो मेंडल ने तो कोई लॉ नहीं दिया था, वो तीनों ने मिलकर के मेंडल के बातों को लॉ बनाया था, है ना। तो 3 लॉ थे मेंडल के। तो मैं अगर बोलूं मेंडल के कितने लॉ थे, मेंडल के 3 लॉ थे। मेंडल ने कितने लॉ दिए थे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन इतना डीप कोई कभी पूछेगा नहीं, और इतना डीप सोचना भी मत, पता चला ज्यादा सोच करके गलत कर दूं, ठीक है। तो एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैं तुम लोगों से एक और चीज बता दूं, ठीक है, ये तीनों लॉज जो लोग पढ़ाते हैं, है ना, जनरली क्या होता है, लोगों को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक जैसा लगता है, उन्हें नहीं पता होता कि ये दोनों एकदम ही डिफरेंट है। खैर पता तो है भाई, अलग अलग दिया है तो डिफरेंट हो गए, लेकिन डिफरेंस क्या है यही नहीं पता। डिफरेंस एक्सप्लेनेशन में तुम जाना, मैं तुमसे शर्त लगा करके दे रहा हूं, अगर मैं नहीं पढ़ाता आज, एंड आज तो मोनो हाइब्रिड तक का ही मामला खत्म हो पाएगा, सेग्रीगेशन तक का ही में भी मामला खत्म हो पाएगा। तो तुम जाओ कहीं से भी, गूगल की मदद लो, बुक की मदद लो, कहीं से भी जाओ, डिफरेंस पता करके लाओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, मुझे बता के दिखाओ तो जान जाए। तो अब ये क्या है मैं समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है, डिटेल में। उसको स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक जानकारी होनी चाहिए कि इन तीनों लॉ में से सिर्फ एक यही लॉ है, सिर्फ एक यही लॉ है जिसको
मेंडल का यूनिवर्सल लॉ कहा गया। यूनिवर्सल लॉ, क्यों इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा गया? क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जनरली 99% केसेस में, अगर मैं रेयर केसेस, जो डिजीज वाले केसेस हैं, म्यूटेशन वाले केसेस हैं, रेयर केसेस को हटा दूं, तो इसके अलावा इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। जनरली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सही होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ बोला गया। बाकी इन दोनों लॉ के भरे भरे भर भर के जो है एक्सेप्शन है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। देखो ये डोमिनेंस लॉ है बहुत डिफिकल्ट, लेकिन अपने 10th के अंदर बड़ा आसान तरीके से हम लोग इसीलिए आसानी से ही कवर करेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा क्रिटिकल लेकर के नहीं आएंगे। क्योंकि अगर तुम लोग क्लास 12th में जाओगे ना, तब तुमको एक लाइन मिलेगी इसकी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर फॉर द जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इन्फॉर्मेशन फॉर। वो बहुत लंबा पूरा पैराग्राफ है ना। वो इसकी पूरी मीनिंग ही एकदम अलग तरीके से बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो अभी हम लोगों को वो नहीं समझना है, अभी हम लोगों को बस ये समझना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। मेंडल ने कहा था कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी कि आर और पार वाले में से, अब हम लोग एक का एग्जांपल लेके चलेंगे। याद करो, हाइट एक कैरेक्टर है, कल मैंने बताया था, और उसके अंदर से टॉल होना और ड्वार्फ होना, ये उसका क्या है, ट्रेट है। ठीक है, अब मेंडल ने कहा टॉल को टी अलील से और ड्वार्फ को स्मॉल टी अलील से रिप्रेजेंट करेंगे। मेंडल का कहना था कि जब भी कभी कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आएंगे, तो फिर ऐसे में एक चीज होगी। वो एक चीज क्या होगी मैं यहां लिखूंगा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर साथ में आ जाए, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। सुना होगा तुम लोगों ने, मेरी गाय हाइब्रिड है ना, मेरा कुत्ता हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि दो प्रजातियों का जो गुण है वो एक प्रजाति के अंदर आ जाए, है ना। दो प्रजातियों का जो गुण है वो एक प्रजाति के अंदर आ जाए। तो देखो, पहला गुण दूसरा गुण, पहली प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। क्योंकि मैं एक ही कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। कितने कैरेक्टर है, सिर्फ हाइट का कैरेक्टर है ना, हाइट का कैरेक्टर है, ट्रेट नहीं बोल रहा हूं, कैरेक्टर बोल रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, तो ये एक कैरेक्टर मतलब मोनो, मतलब मोनो लिखाओ, नहीं लिखाना चाह रहा है, मोनो। और क्योंकि हाइब्रिड है तो हाइब्रिड, तो मोनो हाइब्रिड। बात समझ में आई, हाँ ना बोले, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। अब मेंडल ने क्या बोला कि भाई साहब डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। डोमिनेंस का मतलब मेंडल ने बताया कि अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है ना, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, तो उनमें से एक ट्रेट ऐसा होगा जो कि दूसरे ट्रेट की एक्टिविटी को मास्क कर देगा। मतलब स्मॉल टी कहता है मैं ड्वार्फ होना चाहता हूं, मान लो मैं कैपिटल टी स्मॉल टी हूं, है ना। मेरा स्मॉल टी कहता है मैं ड्वार्फ हो जाऊं, मैं नाटा हो जाऊं, मेरा कैपिटल टी कहता है मैं लंबा हो जाऊं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरी एक टांग छोटी एक टांग लंबी हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो होगा सबके लिए होगा, है ना। तो कैपिटल टी कहता है कि इसको लंबा करो, यानी स्मॉल टी की बात तो सर इग्नोर कर दी गई, हाँ इग्नोर कर दी गई। इसी को डोमिनेंस कहते हैं कि ये डोमिनेट कर गया इसकी बातों पे। तो जो भी जिसकी बातें सुनी नहीं जाती वो मास्क हो जाता है। क्या हो जाता है, मास्क। तो जो स्मॉल टी है वो क्या हो गया, मास्क हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज को छुपा दिया गया। वहीं जो कैपिटल टी है, जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर गया, उसकी बातें जाहिर हो गई। बात समझ में आ गया, वो डोमिनेट कर गया यानी उसकी बातें जाहिर हो गई। अब समझना, इसी चीज को ना लोग अलग अलग स्टेटमेंट में देते हैं, लोग अलग अलग स्टेटमेंट में देते हैं। आगे जा करके हम लोगों को तीन तरह के अलील मिलेंगे, जीनोटाइप, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी मैंने जिसकी डिस्कशन की थी वो थी हाइब्रिड वाली। लेकिन सर जिसके अंदर दोनों अलील सेम होते हैं, इसको तो आपने बोल दिया क्या, हाइब्रिड। इसको क्या बोल दिया, हाइब्रिड। क्योंकि सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा है इसलिए मोनो हाइब्रिड, मैं हाइब्रिड लिखूं मोनो हाइब्रिड, बात एक है। सर अगर अलील दोनों सेम हो तो क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस। ये साइंटिफिक नेम है होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस क्या है, साइंटिफिक नेम है। लेकिन वही इस हाइब्रिड की मैं बात करूं तो ये कॉमन नेम है, ये हम लोग आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड, है ना। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है हेटेरोजाइगस। क्या है, हेटेरोजाइगस। बात समझ में आई। तो ये हेटेरोजाइगस जीन है,
जिसके अंदर कैपिटल टी ने स्मॉल टी की एक्टिविटी को मास्क कर दिया, जिसकी वजह से स्मॉल टी की एक्टिविटी शो नहीं हो पा रही। क्या स्मॉल टी खत्म हो गया? नहीं, मौजूद है। क्या स्मॉल टी कैपिटल टी से मिल गया, घुल गया? नहीं, वो अकेला पड़ा हुआ है, उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस गलत हो गया। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहता था कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो रहा है क्या? नहीं, तो नो मिक्सिंग इनहेरिटेंस, है ना, दे आर सेग्रीगेटेड सेपरेटली, है ना। जो स्मॉल टी जो है वो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा है, कैपिटल टी ने अपने आप को जाहिर कर दिया, और यहीं पर हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है। क्या सर लॉ ऑफ डोमिनेंस इन दोनों पे नहीं लगता? भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस लगने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या तो बड़ा या तो छोटा, या तो काला या तो गोरा, या तो लंबा या तो चौड़ा, मतलब अपोजिट ट्रेट होने चाहिए, है ना। यहाँ पे तो सेम बात है ना, कहोगे सर इसकी बातें मानेंगे इसकी, भैया दोनों बातें तो सेम कह रहे हैं, टॉल होना चाहिए, तो ये टॉल होकर के रहेगा, है ना, ये भी ड्वार्फ होकर के रहेगा। अब सुनो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल टी जो कि रेसेसिव है, तो स्मॉल टी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि रेसेसिव ट्रेट अपने आप को कब जाहिर करता है। रेसेसिव ट्रेट अपने आप को कब जाहिर करता है? देखो यहां पे जाहिर कर रहा है, किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। समझ में आया? किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। तो यही मोनोहाइब्रिड की कुछ बातें मेंडल ने बताई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब when one allele mask the activity of another allele and express itself only, that is known as dominance, that is known as dominance। ठीक, इसके बाद दूसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस में कोई दिक्कत बेटा? कोई इस वाले में दिक्कत? एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, येलो कलर और ग्रीन कलर। चलो सुनो, तो येलो और ग्रीन, येलो किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल वाई से। ग्रीन किससे रिप्रेजेंट होता है? स्मॉल वाई से। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक साथ लेकर के आऊं तो कौन सा कलर बनेगा? येलो कलर बनेगा, जो कि डोमिनेंट वाला, यानी कि येलो बन जाएगा। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि स्मॉल वाई की एक्टिविटी मास्क हो जा रही है, दिखाई नहीं दे रही। खत्म हो जा रहा है क्या स्मॉल वाई? नहीं, वहां पे है पर दिखाई नहीं दे रहा, अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा है ना। अच्छा, ये अपने आप को कैसे जाहिर कर रहा है? अगर मैं एक हल्का सा हिंट दूं, पहले हम लोगों ने देखा था कि ये एक क्या है? डीएनए है। डीएनए से क्या बनेगा? सबसे पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बन गया मतलब ये अपने आप को जाहिर कर लिया, इसने अपने आप को फिनोटाइप, इसने अपना फिनोटाइप दे दिया। सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या है? मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। मान लो कि फादर जो है वो ये पर्टिकुलर कोई पर्सन है, इस पर्सन के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला अलील है, जीन है, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला अरेंजमेंट है। अब ये भाई साहब कैसे होंगे? टॉल होंगे। क्यों टॉल होंगे? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रेसेसिव है, तो ये भाई साहब टॉल हो गए। बात सही है ना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ही विल बी टॉल। ओके सर, अब ये बताइए कि अगर ये टॉल हो जाएंगे तो फिर इनके पास क्या स्पर्म बनता है? यू नो व्हाट इज स्पर्म? स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में देखा था कि जो स्पर्म है, गैमीट्स है, वो कुल मिला के कितने बनते हैं एक बार में? 4 बनते हैं, एक सेल से 4 बनते हैं। मायोसिस होता है, ठीक है, मायोसिस होता है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखो, सिर्फ 2 बनाऊंगा अभी समझाने के लिए, ठीक है, 2 बनाऊंगा, फिर 4 भी बना दूंगा, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ 2 बनाऊंगा, ये दोनों, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो अलील है हमारे जीन का, है ना, जैसे मान लो ये वाला अलील कैपिटल टी इसमें जाएगा तो स्मॉल टी को इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। चला, अगर कैपिटल टी इसमें जाएगा तो स्मॉल टी को इसमें जाना पड़ेगा, सही है। तो अगर कैपिटल टी इधर जा रहा है तो स्मॉल टी उधर जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसी तरीके से मान लो कोई और लेकर के आ जाऊं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना सर, इसका अगर पॉलन ग्रेन बनेगा 2 टाइप का बनेगा, एक कैपिटल वाई इधर जाएगा तो स्मॉल वाई इधर जाएगा। सर सेग्रीगेशन मतलब है क्या? समझ में नहीं आया? सेग्रीगेशन ये कहता है एक जीन के जो दोनों अलील हैं वो उसके गैमीट्स के अंदर अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर कैपिटल टी ये कहता है कि यार मैं तो इसमें जा रहा हूं, तो स्मॉल टी कहेगा नहीं मैं भी इसमें जा रहा हूं।
बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, है ना, बहुत आराम से, इससे कंफर्म समझ में आ जाएगा, इससे मैं बता रहा हूं ना, कंफर्म समझ में आ जाएगा। मान लो कोई बायो का टीचर है ना, कोई बायो का टीचर है। बायो का टीचर मान लो मैं हूं, एक है इकरार, दूसरा है कोमा क्लासेस। मान लो एक आई और एक के, ठीक है, और दो क्लासेस हैं, पहली क्लास क्लास नंबर 1 और दूसरी क्लास क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं इस क्लास में जाके बायो पढ़ाऊंगा, तो क्या ये के भी आके इधर ही पढ़ाएगा? नहीं ना, इधर आके क्यों पढ़ाएगा? प्रिंसिपल लात मार के भगा देगा, भैया इधर नहीं पढ़ाना है। क्यों? तुमको तो इधर जा करके पढ़ाना होगा, क्योंकि हमें दोनों के अंदर बायो पढ़वाना है, दोनों के अंदर बायो पढ़वाना है। इसी से बात को रिलेट करना कि अगर मेरे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है और मैं स्पर्म के अंदर डालना चाह रहा हूं इस चीज को, इस कैरेक्टर को, इस ट्रेट को, तो कैपिटल टी अगर इसमें आएगा तो भाई ये जो हाइट का हमारा कैरेक्टर है ना, हाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों की दोनों इसमें चली जाएगी, तो इसमें कौन सी जाएगी? तो दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि नहीं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि अलील ऑफ ए जीन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेटली इनटू देयर गैमीट्स। बात समझ में आई? अलील ऑफ ए जीन शुड बी सेपरेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेटली इनटू देयर गैमेट्स। अगर मैं इस क्लास में जाके पढ़ा रहा हूं तो ये इस क्लास में जाके पढ़ाएगा। अच्छा, एक और बात ये कहता है, अगर मैं इस क्लास में चला गया तो के को इधर जाना पड़ेगा। ये एक बात और कहता है, अगर के इस क्लास में आ गया तो मुझे उधर ही जाना पड़ेगा। सर बात तो ले दे करके एक ही हो रही है, हाँ बात एक ही हो रही है, पर बताना ये चाहता है कि पहले मैं नहीं जा रहा हूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डोमिनेंट वाला पहले जाएगा, रिसेसिव भी पहले जा सकता है। वैसे देखा जाए तो जाते साथ साथ है, जाते साथ साथ है। ले दे के समझ गए? सेग्रीगेशन का मतलब कि जितने भी अलील हमारे जीन के हैं वो स्प्रेड हो जाने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए उनके गैमिट्स के अंदर। सही है? ऐसा नहीं हो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों बड़बड़ा के एक ही क्लास के अंदर चले जाए, दोनों को अलग अलग क्लासेस में होना चाहिए। बात क्लियर है? हाँ ना बोले यार, समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस नाम में ही क्लियर है, अभी मैंने बताया था, मोनो माने सिंगल, हाइब्रिड माने हाइब्रिड, यानी कि या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, ठीक, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। अब मैं मेंडल का ही केस लेता हूं। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पाइसम सटाइवम प्लांट लिया, है ना। कौन सा प्लांट लिया? पाइसम सटाइवम। कहा इन्होंने कि टॉल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल टी से और ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल टी से। कैपिटल टी से टॉल को, स्मॉल टी से ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करूंगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये देखो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना, है ना। इन्होंने क्या किया? एक पेरेंट लिया जो कैपिटल टी वाला था, एक और पेरेंट लिया जो कि स्मॉल टी। मेल कैपिटल टी, फीमेल स्मॉल टी, यानी कि ये टॉल है और फीमेल कैसी है? ड्वार्फ है। अब एक चीज सुनना, पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछ सकता है, आखिर मेंडल को कैसे पता चला कि जो प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है? क्योंकि अगर प्लांट ड्वार्फ है तो वो तो होमोजाइगस होगा, स्मॉल टी ही हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी छोटा नहीं दे सकता। लेकिन अगर टॉल है तो एक और चांसेस है कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ये भी तो चांस है ना। मेंडल को कैसे पता चला कि वो यही है? तो तुमको जब ये पूछा जाएगा, हाल फिलहाल मैं तुम्हें सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें इसका आंसर बताऊंगा, है ना। मैं इसका रीजन अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रीजन आगे समझ में आएगा, मैं रीजन अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये क्यों नहीं, ये ही क्यों, तो आंसर तुम दे के आओगे सेल्फिंग, है ना। ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फिंग, ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फिंग, ठीक है, लगातार सेल्फिंग करवाने की वजह से। अब ये क्या है इसको हम लोग बाद में समझेंगे। बार बार सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस मतलब उसी का पॉलन उसी के स्टिग्मा से जो है पॉलिनेट कर रहा है और उसी का जो है ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से इसको मिला था ये, ठीक। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका आंसर याद रखे रहना, इसको कैसे होमोजाइगस मिला? बाय सेल्फिंग और सेल्फ क्रॉस। अब एक और चीज सुनो, ये जो होमोजाइगस, होमोजाइगस कब से मैं बोल रहा हूं ना, होमोजाइगस, होमोजाइगस, इसको एनसीईआरटी प्योर लाइन ऑफ ब्रीड कहती है, प्योर लाइन ऑफ ब्रीड बुलाती है।
ठीक है, मतलब कि प्योर लाइन क्यों बोल रहा है, क्योंकि दोनों ही अलील क्या है, सेम कैटेगरी वाले हैं। बात क्लियर है, दोनों ही अलील कैसे हैं, सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, दोनों ही अलील सेम कैटेगरी के हैं। अब क्या होता है, बात ये समझना, मैंने अभी बताया मेल जो है स्पर्म देगा, फीमेल है ओवा देगी। ठीक है, तो मेल ने दिया स्पर्म। अब सुनो, जो मेल यहाँ पे स्पर्म देगा, मेल सर 4 किस्म के स्पर्म दे सकते हैं, और फीमेल कितने ओवा दे सकती है, 1 2 3 4। एक में अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर एक में ये कैपिटल टी जा रहा है तो दूसरे में कौन जाएगा, कैपिटल टी। सर एक बात बताइए, एक में कैपिटल टी चला गया, दूसरे में कैपिटल टी चला गया, इन दोनों में क्या जाएगा, याद करो, एस फेज के अंदर डीएनए डबल होता है, डीएनए डबल हुआ यानी कैपिटल टी भी डबल हुआ, ये वाला कैपिटल टी भी डबल हुआ, यानी कि इसका एक और कॉपी बन गया और इसका भी एक और कॉपी बन गया। बात सही है कि नहीं है, यानी कि सर सारे के सारे सेम है, सारे सारे स्पर्म सेम है, हाँ सेम। उसी तरह इसके साथ भी सॉरी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इसके पास भी चारों सेम आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके हो गए क्या, गैमेट। ठीक है, अब ये गैमेट, ये गैमेट, एक गैमेट उसका, एक गैमेट इसका, एक गैमेट इसका, एक गैमेट इसका, है ना, आपस में फ्यूज करेगा। अब मैं चाहे जिसको फ्यूज कराऊं, सब के सब कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो मैं इसको और इसको फ्यूज करा दूं, क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं चाहे जिसको करवाऊं, कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा, एक मेल के साइड वाला और एक फीमेल के साइड वाला। तो मिलता है हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, पेरेंट्स ये, बच्चे ये क्या था, गैमीट, क्या है, गैमीट। ये कौन है, पेरेंट्स। ठीक है, ये है पेरेंट्स, और ये क्या है, बच्चा लोग, है ना, ऑफस्प्रिंग। जो सबसे पहली जनरेशन पैदा हुई उसको बोला जाएगा F1 जनरेशन। क्या बोला जाएगा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्लियर है, तो F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन सबसे पहले बनती है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इसी F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो दोनों इसको मिली, इसने मेल साइड पे कैपिटल टी स्मॉल टी को रखा, फीमेल साइड पे यही कैपिटल टी स्मॉल टी रखा, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मेल साइड से और एक फीमेल साइड से। अब मेल साइड से तो कैपिटल टी स्मॉल टी रखा, सर ये तो हाइब्रिड है, हाँ कितने हैं कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, तो ये मोनो हाइब्रिड हुआ कि नहीं हुआ। अब जो इनका क्रॉस होगा ना, इनका जो क्रॉस होकर रिजल्ट आएगा, इसी को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो सर अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, मैं हाइब्रिड बना रहा था, अब तक मैं क्या कर रहा था, हाइब्रिड बना रहा था। अब F1 जनरेशन आ गई हमारी, ये जो मैंने लिया F1 जनरेशन के ही लोग लिए हैं। अब इस F1 जनरेशन के बाद जो आएगा वो मोनो हाइब्रिड का रिजल्ट होगा, जो कि F2 जनरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, F2 जनरेशन। याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा कि मेंडल के F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या था, मेंडल के F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या था, वो नहीं बोलेगा कि किसके किसके बीच में क्रॉस हुआ था। ठीक है, तो अब यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका मुझको ये बताओ, इनका गैमिट क्या रहेगा और इनका गैमिट क्या रहेगा। ये या तो कैपिटल टी बना सकता है या तो स्मॉल टी बना सकता है, सही बात है कि नहीं। ये भी या तो कैपिटल टी बना सकता है या तो स्मॉल टी बना सकता है, सही बात है। जो कैपिटल टी बना सकता है, स्मॉल टी बना सकता है, ठीक है, तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये क्या है भाई साहब, गैमीट्स है। क्या है, गैमीट्स है। ठीक है, अब इनके बीच में होगा क्रॉस। देखो इसको सेपरेट किए रहना, ठीक है, ये लाइन ऑफ सेपरेशन में रहना चाहिए। एलओसी बना दो भाई साहब एकदम अच्छी वाली, साइड हो जाओ, ये साइड हो गया, ये क्या सर अलग हो गया, तुम भी जाओ। हाँ भाई अब ठीक है। अब देखो, अब देखना, ये भाई साहब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये भाई साहब अगर इसके साथ जुड़ता है तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी अगर इसके साथ मिल गया तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी अगर इसके साथ मिल गया क्या बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैसा होगा, टॉल। अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए कैसा टॉल, होमोजाइगस टॉल। कैसा टॉल, होमोजाइगस टॉल। अगर ये पूछा जाए कैसा होगा तो क्या होगा,
टॉल, ये कैसा होगा? टॉल। पूछा जाए कैसा टॉल? हेटेरोजाइगस टॉल। बात समझ में आ रही है ना? ये पूछा जाएगा कैसा होगा? ड्वार्फ। पूछा जाएगा कैसा ड्वार्फ? होमोजाइगस। भैया ड्वार्फ हमेशा होमोजाइगस ही रहेगा। रेसेसिव अपने आप को कब जाहिर करता है? होमोजाइगस कंडीशन के अंदर। अब देखो, ये कहलाते हैं F2 जनरेशन। क्या कहलाएगी? F2 जनरेशन को और क्या बोलते हैं? सेकेंड फीलियल जनरेशन। सही है। अब इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, यही सबसे मेन है ना, राजा चीज है, राजा, जो बार बार पूछी जाएगी। फिनोटिपिक रेशियो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, फिनोटिपिक रेशियो। दूसरा जीनोटिपिक रेशियो। एक फिनोटिपिक रेशियो और एक जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? कुछ लोग फिनोटिपिक रेशियो, देखो मैं बता दूं अभी पहले, एक टॉल वाला कैटेगरी है और एक ड्वार्फ वाला कैटेगरी। तो मैंने टॉल लिखा, इज टू ड्वार्फ लिखा, एक टॉल लिखा और एक इज टू ड्वार्फ लिख दिया। सही है। टॉल कितने? 1 2 3। ड्वार्फ कितने? 1। सर एक बात बताइए, यानी इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो 4 बच्चे पैदा होंगे? नहीं, 4 बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, 4 पॉसिबिलिटीज पैदा हो रही है। चांसेस है ये कि 4 किस्म के बच्चे होने के चांसेस हैं, जिनमें से 3 चांस है कि ये टॉल हो सकता है, 1 चांस है कि ये डॉर्फ हो सकता है। जैसे कि डाइस है, डाइस में 6 चांसेस अलग अलग होते हैं, और उन 6 में से कोई एक के आने के चांसेस है। उसी तरह यहाँ पे 4 चांसेस है, इनमें से कोई एक के आने के चांसेस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, यानी कि उनमें से भी 3 टॉल होंगे और 1 डॉर्फ होगा, यानी कि 75% चांस है कि टॉल हो सकता है और 25% चांस है क्या कि डॉर्फ हो सकता है। बात समझ में आई? ये क्या हो गया? फिनोटिपिक रेशियो। कुछ लोग गलती करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो लिखे आ जाते हैं 3:1। क्या 3:1 माने क्या? डॉर्फ इज टू टॉल या टॉल इज टू डॉर्फ? गलत हो जाएगा। जब तक तुम टॉल इज टू डॉर्फ इस फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक सही नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब आता है जीनोटिपिक रेशियो, यानी जीनोटाइप कैसा है? एक कैटेगरी कैपिटल टी वाली है सर, एक कैटेगरी कैपिटल टी स्मॉल टी वाली है सर, एक कैटेगरी स्मॉल टी वाली है। कैपिटल टी कितना है? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी टोटल कितने हैं? 2। और स्मॉल टी 1। यानी कि इसकी 25% की चांस, इसके 50% की चांस और इसके 25% की चांस है आने की। बात समझ में आई? इसके 25% की चांस है आने की, इसके 50% की, इसके 25% की। अब सुनो, कुछ लोग पूछ लेंगे तुमसे डायरेक्टली कि F2 जनरेशन का रिजल्ट बताओ। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो टॉल इज टू डॉर्फ 3:1 है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी 1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशियो। कुछ लोग F2 का पूछते हैं और कुछ नहीं पूछे तो F2 ही मानो, लेकिन कुछ लोग F1 भी पूछ लेते हैं। F1 जनरेशन कहां है? ये। अब एक बात बताओ मुझे, सारे के सारे कैसे हैं? सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं कि नहीं है F1 जनरेशन के अंदर? यानी कि सर सब के सब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। F1 जनरेशन का, किसका? F1 जनरेशन का 0:2:0। 2 से ये कट जाएगा सारा, बचेगा 0:1:0 होगा। एक चीज बताओ, क्या रेशियो में 0 आते हुए देखा है कभी? नहीं। तो पहले तो पूछने वाले की बात ही गलत है, पूछने वाले की बात ही गलत है कि F1 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का रेशियो बताओ। और अगर पूछ भी लिया तो हम ये लिख के आएंगे और इसके साथ एक और चीज लिखेंगे, कि कैपिटल टी स्मॉल टी 100% अपीयर हो रही है ना। ये चीज लिखना है, क्योंकि यही पाया जा रहा है और कोई पाया नहीं जा रहा, इसलिए 100% यही होगा। और 100% टॉल होने की संभावना की बात ही नहीं, 100% टॉल होगा, संभावना की बात ही नहीं है, संभावना कहीं अपने घर पे होंगी। ठीक है, 100% टॉल होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये है मोनो हाइब्रिड का। वापस से देखते हैं, एक बार देख लेना है ना, अगर दिमाग से उतर गया। हम लोग टॉल को कैपिटल टी, डॉट को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, कैरेक्टर क्या है? मैं हाइट की बात कर रहा हूं, तो मोनो हाइब्रिड।
है ना। दो कैरेक्टर की बात आगे जाके करेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस आएगा, ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड में हमने देखा कि सर दोनों होमोजाइगस होमोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस कराया, गैमेट कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी फ्यूज होने पे हाइब्रिड मिलता है हमको। ये हाइब्रिड हमारा F1 जनरेशन था, जिसका आपने बताया फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 100% रहता है, 1:0, है ना। फिनोटिपिक रेशियो 1:0 और जीनोटिपिक रेशियो 0:1:0। ये पूछने वाले लोग गलत होंगे, लेकिन हम लोग ये लिख करके अपने आप को तो कंप्लीट कर लेंगे ना। वो गलत थे, इसका ये मतलब थोड़ी हम मार्क्स छोड़ के आ जाएंगे, हमें मार्क्स पकड़ के आना है। दूसरी चीज, जब इन्हीं हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस होने के बाद हमको दो किस्म के गैमेट मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। उसी तरह इसमें भी दो किस्म के गैमेट मिले और कुल मिला के 4 पॉसिबिलिटीज मिली, 3 टॉल की और एक डॉर्फ की। तो फिनोटिपिक रेशियो टॉल इज टू डॉर्फ का 3:1 यानी 75% है ना। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी 1:2:1। ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे है। अब एक चीज समझना, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही थी तो कैपिटल टी की बातें स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर रही थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब हमारा गैमीट बन रहा था तो कैपिटल टी इधर और स्मॉल टी इधर जा रहा था, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों ही मोनो हाइब्रिड में देखा जा सकता है, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां पे नहीं दिखा जा सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टडी करना है तो एटलीस्ट 2 कैरेक्टर चाहिए। कितने? 2 कैरेक्टर। यानी कि जब हम डाई हाइब्रिड देखेंगे तब हम समझेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सीधा तुमसे पूछा जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं सेंटेंस नहीं बनाऊंगा, कि एक फार्मर है, इधर देख भाई, एक फार्मर है, उसने कुल मिलाकर के क्रॉप उगाई 1731, है ना। 1731 क्रॉप बनाई। अब इसमें से, इस 1731 में से थोड़ा सा आसान डिजिट ले ले यार, मैं इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे बना पाऊंगा, है ना। गरीब आदमी क्या कर सकता है। ठीक है, 1675, ठीक है। तुम लोग इतनी देर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बेटा। हाँ, तो क्रॉप 1675 है। अब कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द चांसेस इन द ऑप्शन, है ना। बताओ, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ टॉल और ड्वार्फ होने के क्या चांसेस है ना। मैं यहां पे लिखता चलूंगा, ठीक है। तुमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला लिखना चाह रहा हूं, बताओ 420 वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही। मतलब पूछा है कि कुल मिला के इतने प्लांट है, बताओ टॉल इज टू ड्वार्फ होने की पॉसिबिलिटी किसके अंदर सही होगी। ऐसे क्वेश्चंस को करने का अप्रोच क्या है, जितनी भी तुमको ये दी गई है 1675, अपने को याद है कि देखो पूछ रहा है टॉल इज टू ड्वार्फ, याद करो टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो कितना था। टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो था हमारा 3:1। इसका मतलब है 3x और 1x, 3x और 1x मिलकर कितना हो गया, 4x। तो 4x, अब यही तुमको करना है मैथमेटिक्स, 4x इज इक्वल टू 1675, 4x इज इक्वल टू 1675। अब x इक्वल्स टू 1675 अपॉन 4, 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 3 5, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, है ना। 8.8 के करीब या 9 के करीब पूछा आएगा, ठीक है, देख लेना अपना। खैर जो भी है, कितना आ रहा है 7.5। चलो हमारा भी ज्यादा दूर नहीं है, तुक्का मारा था, इतना तो सही है। यानी x की वैल्यू लगभग 418.8 के करीब आएगी, ठीक है। यानी एक प्रजाति, देखो यहाँ पे जो हमारा टॉल इज टू डॉर्फ का था, यानी डॉर्फ हमारा कितना होना चाहिए 1x, तो ये कितने के बराबर होना चाहिए डॉर्फ के लिए, ठीक है। अब टॉल का मामला कैसा होना चाहिए, टॉल 3 टाइम्स ऑफ होना चाहिए ये, है ना, 3 टाइम्स ऑफ x। अब x कितना है 418, तो मैं x की जगह लिख दूं 418.8, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 30, 54, 8 3 जा 24, 6.4, जो भी आए 1256.4 इसके करीब आएगा। सर 0.4 या 0.8 तो कोई प्लेड होता नहीं है, या तो एक होता है या तो नहीं होता है ना। तो अब क्या करें इसमें, तो सुनो, तुमको देखना है कि इसके आसपास की कौन सी वैल्यू है, इसके आसपास की कौन सी वैल्यू, मैं इसको छोटा कर दूं, तुम इधर आओ, है ना। अब देखो इसके आसपास की कौन सी वैल्यू, सर 418 के आसपास एक ये है कि नहीं है, एक ये है। सर 1256 के पास की भी एक ये है, अरे एक ये है,
और एक ये है, दोनों आसपास है। अब दिक्कत ये है कि दोनों में से सही क्या है, दोनों में से सही क्या है। तो दो तरीका है, कौन ज्यादा करीब है, देखा जाए तो ज्यादा करीब ये वाला है ना, ज्यादा करीब ये वाला है। लेकिन ज्यादा करीब नहीं भी होता तो भी यही वाला आंसर जाता। रीजन पता है क्या? रीजन ये है कि 1250 प्लस 427 जब करोगे ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1677। कितना आएगा, 1677। और हमारे पास प्रजाति कितनी, 1675, यानी ऑप्शन ने यहीं पे गलत दे दिया। तो आंसर क्या जाएगा, डी। समझ में आया? मोनो हाइब्रिड हो गया। अब हम लोग डाई हाइब्रिड देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी उसके साथ देख लेंगे। लेकिन इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा यार, है ना, डाई हाइब्रिड। देखो डाई हाइब्रिड जब करेंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसके बाद हो जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले हम लोग एक चीज और कवर करेंगे, ये 8th पॉइंट, 7th पॉइंट, वो है रीजन ऑफ मेंडल फेलियर एंड सक्सेस। मेंडल के सक्सेस होने पे और फेलियर होने का क्या रीजन है। तो पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर आएंगे। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? ठीक है। अब कल हम लोग शुरू करेंगे डाई हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये मतलब ये दोनों चीज हम लोग कल कवर कर लेंगे, 6 और 7। फिर लास्ट डे यानी कि परसों 6 डिटर्मिनेशन। ठीक, कोई दिक्कत है पूछ लो।